नमस्कार सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने 2019 के आसपास किताब लिखी थी, ब्लैक वारंट, और उसके बाद अब उस पे एक सीरीज भी बन गई है और अब वो लोगों तक पहुंच रही है। और उस सीरीज को देखने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में ऐसा होता था या अभी भी ऐसा हो रहा है। और मैं अपनी बात करूं तो चार्ल्स शोभराज को लेकर जो उसमें दिखाया गया है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि आप जब अपनी नौकरी के लिए गए थे वहां पर तो उसने आपकी मदद की थी, तो ऐसा लग रहा है कि चार्ल्स शोभराज बड़ा मतलब पॉजिटिव या सेवियर की तरह आपके लिए आया। तो क्या सच में वो ऐसा था या किताब में दिखाया गया या सीरीज में दिखाया गया? देखिए अंजू, क्या है कि जो सीरीज आ रही है, जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसका नाम भी ब्लैक वारंट है। उन्होंने हमारी किताब वाला नाम जो है उसमें रखा हुआ है उसका। जहां तक चार्ल्स शोभराज की बात है, चार्ल्स शोभराज, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे, साइटेशन देखेंगे, तो चार्ल्स शोभराज का नाम कई इम्पोर्टेंट उसमें साइटेशन में आता है। और आपको मैं ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि चार्ल्स शोभराज, सुनील बत्रा, विपिन जग्गी, प्रेम कुमार शुक्ला, ये कुछ नाम है जो इसके कंटेम्परेरी थे चार्ल्स शोभराज के। और जब मैं 1981 में आया था तब ये जेल पे होते थे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ऐसी जजमेंट करवाई हैं जो कि आज आज जो हम बात करते हैं कि जेल में रिफॉर्म करनी है, जेल में जो रिफॉर्म हम कर रहे हैं, उनका बेस जो है वही वाली जजमेंट है। तो आप ये कह सकते हो चार्ल्स शोभराज खाली मेरा सेवियर नहीं था, इनफैक्ट वो जेल रिफॉर्म्स का भी आप उसको कह सकते हो कि ओरिजिनेटर था। और हाँ, और चार्ल्स शोभराज का क्या था कि ये पेटिशनें बनाता था, ये प्रिजनर्स की पेटिशनें बनाता था, और इसकी पेटिशनें इतनी सुपर क्वालिटी की होती थी कि इसकी पेटिशन बनाई हुई पे कोर्ट से प्रिजनर को रिलीफ मिल जाती थी। अंजू, मैं अब जब पीछे देखता हूँ, जब 81 में मैंने ज्वाइन किया था, मतलब आप लगाएं कि 44 साल हो गए, तो मुझे अपने ऊपर काफी प्राइड फील होता है कि मैंने उस टाइम पे अपनी एक जर्नल, एक अपने आपे को खोया नहीं। मैंने उनको सुप्रीम जेल को कहा कि सर, आपको आरपी सिंघल साहब का फोन आया था? वो कहते कौन आरपी सिंघल? मैंने कहा सर, मेरे अंकल हैं, वो आईएएस ऑफिसर है। तो कहते नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया। तो मैंने जब उसको ये वाली बात कही तो उसको मैं जस्ट एक जतलाना चाहता था कि मैं भी बड़ा हाईली कनेक्टेड हूँ, तो मुझे इतना लाइटली मत लेना। तो उसने कहा बाहर वेट कर लो। मैं बाहर जाके बैठ के मैंने वेट करने लगा। इतनी देर में देखता हूँ कि एक ऑफिसर लुकिंग जो है आदमी आता है वहां पे, सूटेड बूटीड है। तो इतनी मैं उसको देख के खड़ा हो गया। मैंने कहा ये शायद कोई जेल का ऑफिसर होगा। वो बड़ी अकड़ से जो है उसने जेल में अंदर से एंटर किया। तो मैंने सोचा शायद कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा जो अंदर विजिट करके आया है, और वो अकड़ के आया और मैं उसको देख के खड़ा हो गया। उसने कहा कि आर यू न्यू हियर? मैं कहा या आई एम न्यू हियर, आई एम न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। कहते ओके, इज ही क्रिएटिंग दी ऑब्स्टेकल्स? I told him, yeah, he is creating obstacle. He is saying that there is no vacancy for assistant superintendent. But how he can say this when the government has selected me? How can he refuse me joining? So then he told me, okay, you give me your this offer letter, yeah, appointment letter. I gave that appointment letter to him. तो थोड़ी देर में उसने कहा, यू प्लीज वेट हियर। तो मैं वहां बैठ गया, जहाँ बाहर बैठा था मैं बैठ गया। करीब करीब आधा पौना घंटा मेरे को बाहर वेट करनी पड़ी। इतने में उसने जो ज्वाइनिंग का लेटर था वो लेके उसने मेरे को एक टेकन ऑन स्ट्रेंथ वाला लेटर जो है सुप्रीम जेल की तरफ से वो दे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा शायद कोई ऑफिसर है जिसको मैंने जिसने काम करवा दिया। पर अगले दिन मुझे पता लगा कि ये चार्ल्स शोभराज। इसके पास कहते थे कि एक डिक्टाफोन है। उस डिक्टाफोन में इसने सुपरिटेंडेंट और जो उस टाइम के सीनियर ऑफिसर थे उनकी आवाज रिकॉर्ड की हुई थी, जिसमें कि दे वर आस्किंग हिम फॉर ब्राइब। he has their voice in that dictaphone.
तो एक कारण ये भी था कि वो इससे डरते थे। तो मुझे ये भी पता लगा कि ये जो है इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, शिरीन वाकर। जब भी आती थी मिलने के लिए तो सुपरिटेंडेंट जेल का जो एंटे रूम होता था उसको ये इस्तेमाल करता था। तो उससे मैं समझ गया कि मतलब इसकी देखो कितनी चलती है। और जनरली मैं आपको बताऊं इसकी इसकी जरा ज्यादा चलती थी और उन दिनों में आना शुरू हो गया चार्ल्स सोबराज रूलिंग तिहाड़ जेल लाइक दैट। बहुत सारी खबरें आती थी ऐसी अखबारों में और खासकर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत खबर आती थी। हम बल्कि इंडियन एक्सप्रेस को उन दिनों में तिहाड़ एक्सप्रेस कहते थे क्योंकि रोज कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता था जबकि तिहाड़ की खबर उसमें ना आई हो। खबरें ये भी आती हैं कि बहुत सारे पत्रकार उससे मिलने के लिए जेल में आते थे। इसको बहुत लोग मिलने आते थे, खासकर ये बिकनी किलर तो इसको कहते ही थे। खासकर इसके लेडीज फैन बहुत होती थी। कोई कॉलेज की प्रोफेसर है वो इसको मिलने आती थी, जर्नलिस्ट इसको मिलने आते थे, इसको लायर्स इसको मिलने आते थे। खासकर मतलब फेयर सेक्स जो है इसको मिलने के लिए बहुत आते थे। एक हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार थी, उसने तो इनके साथ मिलके जो है कुमकुम चड्ढा ने इनके साथ मिलके किताब लिखी थी। तो वो इनको मिलने आती थी। उनको उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि वो इनके साथ बैठ के मेरे कमरे में बैठ के ये बैठते थे और बैठ के आपस में ये इन्होंने बुक्स वगैरह लिखते थे या जो भी नोट्स वगैरह एक्सचेंज करते थे। दबंग भी वो आते थे। मुझे याद है कि दिबांग को ये उस टाइम पे 50 रुपए देते थे पर मीटिंग का, क्योंकि पैसे हमारे यहाँ से निकलते थे। तो वो फ्रीलांस उस टाइम फ्रीलांसर थे वो। तो इनको ना चार्ल्स सोबराज को बहुत शौक है कि अपनी पब्लिसिटी करवाने का। तो फ्रीलांसर थे और वो आते थे इसको मिलने, रेगुलर इंटरवल पे मिलने आते थे। और इसकी जब भी कोई होता था, कोर्ट अटेंड करता था या कोई ऑर्डर होता था इसकी केस में, तो उसमें वो छपा होता था। सर, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई तो क्या फर्क महसूस हुआ तिहाड़ जेल में? क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है और केजरीवाल तो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए आए थे। क्या जेल में कुछ बदलाव आए? नहीं, जेल में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बदलाव आया था। और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब ये जेल में आए थे, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब ये जेल में आए। इनको जेल नंबर 4 में शायद रखा था। तो जेल नंबर 4 में तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग कोई सीन क्रिएट करेंगे जब इनको शाम को छोड़ा जाएगा। तो हमारा स्टूडेंट बेचारा डरा हुआ था। तो शाम को जब इनको छोड़ने के लिए कहा गया तो सुपरिटेंडेंट ने इनको ये कहा कि आपको हेडक्वार्टर में आईजी साहब बुला रहे हैं। तो ये अन्ना और केजरीवाल जी को लेके वो आ गए वहां पे हमारे हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर में जब लेके आए तो उन दिनों में बड़ा ही एक लोग, खासकर यूथ में इतना ज्यादा एक रोष था इनके अरेस्ट वगैरह को लेके। पूरी जेल को चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ था। हजारों यूथ और ये जो है सड़क, हमारी जेल रोड पूरी जो है बंद थी, उस पर लोग बैठे हुए थे। जब ये हेडक्वार्टर पे आए हमारे पास तो डीआईजी थे हमारे, उनके कमरे में हम जाके बैठ गए। तो उनके कमरे में टीवी लगा हुआ था। उस टीवी में वो सभी चैनल्स जो है वो दिखा रहे थे कि कैसे बाहर कितना रश है, जो लोग जेल को उन्होंने घेरा हुआ है बाहर से। तो मुझे जब ये सब कुछ चल रहा था तो उनके रिलीज के ऑर्डर तो आ गए थे। तो मुझे हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने मुझे कहा कि बाहर जाके प्रेस को बता दो कि इनको हमने छोड़ दिया। तो मैं, क्योंकि मैं प्रेस ऑफिसर था जेल का, तो मैं तभी वही हेडक्वार्टर से बाहर निकला। तो मैंने वहां जाके सारे बहुत प्रेस वाले खड़े हुए थे, उनको मैंने एक बुला के उनको मैंने बता दिया कि ऐसे अन्ना और केजरीवाल जी को हमने जेल से छोड़ दिया। और कह के मैं फिर इनके पास, अन्ना के पास आ गया। अन्ना जो डीआईजी के कमरे में बैठे हुए थे, मैं वहां के बैठ गया। तो अन्ना टीवी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप यहाँ थे और अभी आपने कैसे कह दिया कि आपने छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, आपको तो छोड़ दिया, आप जेल से तो निकल आए हो, आप तो हेडक्वार्टर में हो। कहते नहीं, आपने गलत बोला। मैंने कहा नहीं, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने ठीक बोला, आपको जेल से छोड़ दिया। तो अन्ना कहने लगे कि नहीं,
जेल में जब छोड़ते हैं तो अंगूठे वगैरह लगवाते हैं, मेरा तो किसी ने अंगूठा लगवाया नहीं। मुझे पूरा प्रोसेस पता है कि जेल में छूटने के टाइम पे क्या होता है, तो ये आपने अंगूठा वगैरह तो लगवाया नहीं मेरे से, तो ये आपने गलत बोला है प्रेस को जाके। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक बोला है। फिर कहने लगे कि अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इन्होंने वहीं पे धरने पे बैठ गए। तो उसमें जो जेल के अंदर धरना दिया था उसमें मेन रोल था केजरीवाल जी का। तो मैंने जाके, क्योंकि ये चीज जो है ना एक प्रिजन ऑफेंस है, हालांकि ये तब जेल में तो थे नहीं, तो जबरदस्ती घुसे हुए, तो ये प्रिजन ऑफेंस है कि आप किसी को एक बगावत करने के लिए आप किसी को आप उकसाते हो। उकसाते हो। तो मैंने फिर हमारे जो डीजी थे उनको मैंने कहा देखें कि सर मैंने खुद देखा है केजरीवाल जी जो है उकसा रहे थे अन्ना को कि हम यहीं पे बैठ जाते हैं। तो मैंने फिर केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा आप ऐसे मत करो, आपके हमारे से क्या लेने देना, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हमारी तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ग्रीवांस है आप उनसे बात करो, आप हमारी पूरी वर्किंग को क्यों पैरालाइज कर रहे हो। कहते नहीं कसम से मैंने तो इनको बिल्कुल भी, अन्ना मेरी बात मानते ही नहीं है। फिर मैंने जो उस टाइम पे डीजी थे उनके सामने इनको पेश किया, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि आप जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर होगा उसके आगे पेश करो। मैंने कहा सर ये केजरीवाल जी हैं और इन्होंने भड़काया अन्ना जी को कि वो हेडक्वार्टर पे धरने पे बैठ जाए और हमारी पूरी वर्किंग जो है इन्होंने पैरालाइज किया। तो वहाँ पे भी इन्होंने यही कहा, जब केजरीवाल जी को डीजी साहब के सामने पेश किया, वहाँ पे इन्होंने यही कहा नहीं मैंने कुछ वो नहीं करा, मेरी तो बात मानते नहीं है वो। पर अल्टीमेटली यही थे जिन्होंने अन्ना को उनको इस चीज के लिए उस्काया कि आप जेल पे इसमें हेडक्वार्टर पे धरने बैठ जाओ, नहीं तो आपको कौन पूछेगा। ये कहा जा सकता है सुनील जी कि अराजकता फैलाने का जो गुण अरविंद केजरीवाल में है वो शुरुआत से ही था। और अच्छा ये समझाइए मुझे कि वो जो प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर जो कि 1993 के बम धमाके में दोषी था और जेल में था, जिसको अरविंद केजरीवाल छुड़ाना चाहते थे, जिसके लिए कहा जाता है कि अमेरिका जाकर खालिस्तानियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने डील की थी, करोड़ों रुपए मिले थे। वो जो पन्नू है वो तो यही दावा करता है कि पता नहीं 1600 करोड़ कितने दिए थे हमने। तो उसके साथ कभी मिलने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, या वो किस हाल में था जब आम आदमी पार्टी सरकार आ गई? देखिए जेल में जो देवेंद्र पाल सिंह जेल में पहले थे, इसकी और जो अफजल गुरु है इनकी काफी अच्छी दोस्ती होती थी। हम जब भी जेल नंबर 3 में जाते थे तो ये दोनों इकट्ठे ही घूम रहे होते थे। जब घूमने का टाइम होता था दोनों इकट्ठे घूमते रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो देवेंद्र पाल सिंह जी जो है इनको क्या है कि दिल्ली का एक हॉस्पिटल है इभास में इनको एडमिट करवाया गया। और ये उस हॉस्पिटल में करीब करीब मेरे ख्याल 3-4 साल जो है एडमिट रहे लगातार। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई आदमी इतनी देर तक जो है वहाँ पे एडमिट रहे। तो काफी देर तक ये एडमिट रहे वहाँ पे। तो फिर बाद में ये भी पता लगा, लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि इनकी वाइफ भी साथ थी जो रह रही थी, और इनको बहुत बड़ा एक वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत वीआईपी रूम मिला हुआ था जिसमें टीवी लगा हुआ था, सब कुछ था, तो ये वहाँ रह रहे थे। खैर मैंने देखा नहीं वो, पर जैसा लोगों ने कहा, पर ये ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई इतने साल तक जो है इभास में जो है इतनी देर तक जो है एडमिट रह रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एडमिट हुआ। अच्छा, एडमिट भी बड़ा फ्रिवलस से ग्राउंड पे किया हुआ था कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी है। अब देखिए कोई भी अगर जेल में आता है तो कोई पहली बार आया तो सुसाइडल टेंडेंसी तो हो जाती है। तो हम अगर आपको बताऊं कि अगर कोई पहली बार जेल में आया है तो बहुत प्रिजनर होते हैं उनकी सुसाइडल टेंडेंसी होती है। ये तो फिर हमें कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उनको इस ग्राउंड पे वहाँ पे एडमिट किया हुआ था कि उनकी सुसाइडल टेंडेंसी, और इतनी देर मैंने कभी नहीं देखा। ये आप बड़ी मजेदार बात बता रहे, लेकिन क्या इसमें जो दिल्ली की सरकार थी उसकी कोई भूमिका थी, या अदालत ने कह दिया था कि इसको वहां पे भर्ती करवा दो? किसकी भूमिका थी? अदालत का कोई रोल नहीं होता उसमें। तो राज्य सरकार, उनका अदालत का कोई रोल नहीं होता। जब एक आदमी कन्विक्ट हो जाता है तो उसकी वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये सरकार मतलब केजरीवाल सरकार का कुछ इससे लेना देना था?
हाँ, ही वाज दी गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह सकता लेना देना था या नहीं था, या ये उसकी जेन्युइन कोई वो थी, ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। तो वो फिर एडमिट रहे वहां पे। उसके बाद अनहोनी चीज ये हुई कि उनको कुछ दिनों के बाद जो है वहां पे अमृतसर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। और एक कोई वहां से कोई डीएसपी थे जो वहां से पंजाब गवर्नमेंट से ड्यूटी लेने के लिए आए थे। तो ये मेरे लिए तो बड़ी अनहोनी थी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि और जेल प्रशासन जो है शुरू से विरोध कर रहा था कि इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो उनको ट्रांसफर किया गया। और वो भी मतलब ऐसा कभी होता नहीं, जो जेल प्रशासन की जनरली जो है जो रिकमेंडेशन होती है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता, पर उसमें भी नज़रअंदाज करके उनको ट्रांसफ़र किया गया वहाँ पे। और फिर पता लगा कि उसको वहाँ पे पैरोल फरलो वगैरह भी मिल रही है, जबकि पैरोल फरलो खाली दिल्ली गवर्नमेंट दे सकती है, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो मतलब ये क्योंकि सब वो बात है यहाँ ये मुझे ये नहीं पता कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर ये जो मुझे लगता है ये रूल्स के अगेंस्ट है। सर एक चीज और जो मैंने आपकी सीरीज में देखी, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन मैंने तो सीरीज देखी जिसमें वो स्नेक को मारने पर 15 दिन का रिमिशन मिल जाता है सजा में, वो क्या था? क्या सच में ऐसा होता है? देखिए क्या है कि जब एक आदमी स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है, मैंने आपको बताया ना, जब एक कन्विक्ट हो जाता है तो स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है। जब स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है तो स्टेट के ऊपर होता है कि उसको कब छोड़ना है। तो जेल में रूल्स हमारे कहते हैं कि अगर कोई प्रिजनर जो है जेल में अच्छा कंडक्ट रखता है, या जेल में काम अच्छा कर रहा है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो उसके लिए सजा में रेमिशन का प्रोविजन होता है। रेमिशन मतलब सजा में कटौती होती है। 1 साल में, अगर मैं 1 साल स्टैंडर्ड कहूँ, 1 साल में आप 4 महीने तक कटौती दे सकते हैं, किसी भी कैदी की सजा कम कर सकते हैं। मतलब अगर उसको 1 साल की कैद है तो जनरली वो 8 महीने में बाहर जा सकता है। तो उसमें रेमिशन भी होती है, जनरल रेमिशन होती है, स्पेशल रेमिशन होती है। जनरल रेमिशन तो होगी कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, अपना जो आपको काम अलॉट किया हुआ है, अगर वो काम आप अच्छा कर रहे हो और आपने जेल में कंडक्ट ठीक रखा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो उसकी तो जनरल रेमिशन होती है। फिर स्पेशल रेमिशन होती है। स्पेशल रेमिशन होती है कि अगर आपने कोई ब्रेवरी का काम किया, कोई ब्रेवरी का काम किया है, या आपने कोई ऐसा काम किया कि जैसे कोई प्रिजनर जो है एस्केप करने का प्लान बना रहे हैं। आपने शोले पिक्चर देखी हो, उसमें था ना कि वो असरानी को जेलर बनाया था, तो उसके कान में एक बंदा जा कहता है कि वो वीरू और ये जय जो है जेल से भागने की प्लानिंग बना रहे हैं। आपने सुना था ना? तो हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे अगर कोई कैदी आके सुप्रीम जेल को बताता है कि ऐसे ऐसे कोई प्रिजनर भागने की प्लान बना रहा है, तो उसमें उसको स्पेशल रेमिशन मिलती है और इनाम भी मिल सकता है, उसको कैश रिवार्ड भी उसको दे सकते हैं। तो उन दिनों में क्या था कि जेल तो एक ही थी, चारों तरफ हमारे यहाँ फार्म एरिया होता था। फार्म एरिया में मतलब करीब करीब आप लगा लें 100-150 एकड़ की जो है फार्म थी, जिसने जेल को सब तरफ से घेरा हुआ था। तो उस फार्म एरिया में हमारी सब्जियां वगैरह पैदा होती थी, बरसीम वगैरह जो ये पशुओं का चारा होता है ये पैदा होता था। तो उन दिनों में जेल के अंदर सांप बहुत आ जाते थे। तो हाँ, अगर कोई प्रिजनर सांप को पकड़ लाता तो इसको माना जाता था कि ये ब्रेवरी का एक्ट है। तो इसके ऊपर जो है उनको 15 दिन की सजा में कटौती मिलती है। अब मान के चलो, जब भी कोई कैदी आता है, जेल में आता है, उसका एक ही सपना होता है, मैं घर कब जाऊंगा। तो उसके लिए आप जितना भी उससे आप काम कहेंगे वो काम तो करेगा ही, उसके एक्स्ट्रा काम भी करने के लिए वो तैयार रहता है। तो फिर वो सांप वगैरह पकड़ के लाते थे। कई बार ये डिस्प्यूट हो जाता था, वो कहता था सांप मैंने पकड़ा है, वो कहता था सांप मैंने पकड़ा है। तो ये डिस्प्यूट उसमें सीरीज में दिखाया गया है। तो वैसे कम होते थे, इस बात पे डिस्प्यूट कम होते थे, पर कभी कभी हो जाते थे। सर सुकेश चंद्रशेखर महाठग जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली मंडोली जेल में बंद है, शायद तिहाड़ में भी रहा, वो कहता था कि तिहाड़ में वसूली का रैकेट चलता है। सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हुआ करते थे, जेल मंत्री हुआ करते थे, वो चलाते हैं। 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी मैंने भी दिया है, बड़े पैसे मुझसे वसूले गए, औरों से भी वसूले जाते हैं। क्या इस तरह का रैकेट चला था आपके टाइम में जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आ चुकी थी? देखिए, मैं इस पर्टिकुलर रैकेट के बारे में तो नहीं बता सकता कि सत्येंद्र जैन जी कोई रैकेट वगैरह चलाते थे या नहीं थे।
बाकी कई बार ऐसा होता है कि एक्सटॉर्शन की वो आती रहती हैं, शिकायतें आती रहती हैं कि प्रिजनर जो है किसी पैसे वाले को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा जो है ब्लेड मार देंगे तुम्हारे मुंह पे, या तुम्हें मरवा देंगे जेल के अंदर, या तुम जब कोर्ट में जा रहे हो तब तुम्हें मरवा देंगे या तुम्हारे घर वाले को मरवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। कई प्रिजनर ऐसे होते हैं, करीब 10% प्रिजनर जो हमारे हैबिचुअल होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों में लीन होते हैं। तो इसमें शिकायतें तो आती रहती हैं। और सुकेश चंद्रशेखर के बारे में तो जहाँ तक अखबारों में पढ़ा था कि बहुत बड़ा रैकेट चलाता था, उसको बॉलीवुड की हीरोइन वगैरह मिलने आती थी जेल के अंदर, क्योंकि मेरे तो इमेजिनेशन से परे है कि बॉलीवुड की कोई हीरोइन जो है जेल में किसी से मिलने के लिए आ सकती है, जेल प्रॉपर जेल के अंदर। तो पर इसके बारे में तो कहते हैं कि वो जेल के अंदर गई थी, जेल के अंदर में बैठ के इन्होंने काफी टाइम समय आपस में व्यतीत किया। तो ये बातें अनबिलीवेबल होती हैं, पर जब आपने चार्जशीट दी है, इतने सारे लोगों को चार्जशीट दी है इस केस में, सुकेश चंद्रशेखर के केस में काफी लोगों को चार्जशीट दी हुई है इस बात, इट मींस कि देयर वाज सम ट्रुथ इन दिस स्टोरी। लेकिन एयर होस्टेस आती थी। एयर होस्टेस का मैंने तब देखा था जब सुब्रतो राय सहारा जो है, जब वो जेल में, तो उनको जेल में प्रॉपर जेल में नहीं रखा हुआ था, उनको रखा गया था ये बाहर एक स्पेशल जेल बना के, एक हमारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स था उसको स्पेशल जेल डिक्लेयर किया हुआ था, तो उनको वहां रखा हुआ था। तो वहां पे उनको एयर होस्टेस वगैरह आती रहती थी। तो मेरे को ये चीज बड़ी अटपटी लगी कि एयर होस्टेस उनकी स्पेशल जेल में जा रही हैं। तो उसके लिए फिर मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया था, इनको मैंने जाके शिकायत दर्ज करवाई थी, और मैंने इनको ये भी बताया था कि उस टाइम का जो जेल स्टाफ है, खासकर डीजी जो है, वो इसमें लीन है पूरी तरीके से। तो क्योंकि मैंने देखा था उस टाइम पे डीजी जो होते थे इसके सहारा के कमरे में जाते थे, इसके पैरों को हाथ लगाते थे। तो फिर मैंने इनको ये बताया, पर अफसोस की बात है कि इन्होंने उसमें कुछ किया नहीं। इनफैक्ट मुझे ही जो है, जब मैं रिटायर हो रहा था, क्योंकि मेरा देखें, मेरी 35 साल की अगर नौकरी आप देखें जेल की, मुझे ज्यादातर मेरी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग बहुत कम, मतलब आप देखें डीसीओ में से किसी एक की होती है जो आउटस्टैंडिंग हो। मेरी सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग थी। पर जब मैं रिटायर होने वाला, 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो आप लगाएं 2015 से 2015 में मुझे एक के बाद एक मीमो दी जा रही थी, क्योंकि मैं इनके पास चला गया था, सीएम के पास गया था। तो आप जेल वालों को पता लग गया कि ऐसे ऐसे सीएम के पास गया है, तो उसके बाद से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। रोज मुझे बिना कोई, मेरा मतलब भी नहीं होता था कि रोज मुझे एक मीमो पकड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा, करीब 8 या 10 मीमो मेरे को उन दिनों में इन्होंने दिए 2015 में। तो जब ये मीमो दी, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है कि किसी टाइम पे मैं जो एडवाइस देता था, जल्दी मैं एडवाइस जो देता था, जो इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में होती थी वही देता था। तभी मुझे, आप देखें, राष्ट्रपति के 2 मुझे अवार्ड मिले थे। तो मेरे ख्याल भारत में कोई पहला लीगल ऑफिसर था मैं जिसको कि राष्ट्रपति का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला और डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल, दोनों मिले अलग अलग डेट पे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये वाली गत हो जाएगी, पर मेरी ये गत हुई 2015 में, क्योंकि मैंने गलती किया जो ठीक किया। मैं इनके पास चला गया, सीएम के पास, और सीएम ने कहा मुझे कि हाँ, हमें पता है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा भ्रष्ट है, तो हम करेंगे कुछ। पर करा ये कि इन्होंने शायद बता दिया कि उस टाइम पे डीजी तो उनको बता दिया, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक के बाद एक मुझे ये मीमो देते गए। और अल्टीमेटली नतीजा ये हुआ कि 2016 में मैं 29 जुलाई 2016 को रिटायर हुआ। 22 जुलाई को मुझे चार्जशीट दे दी, जिसमें कि ये कहा गया था कि 10 साल पहले मैंने कोई कोर्स किया था, तो उसमें कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ये बताई कि हमें वो जो हमने कोई प्रोजेक्टर और स्क्रीन खरीदे थे उस टाइम पे अपने इनको जेल स्टाफ को पढ़ाने के लिए, तो उसमें हमने आईटी डिपार्टमेंट की परमिशन ली, मतलब बड़ी फ्रीविलेस से ग्राउंड बनाए। तो अल्टीमेटली वो आप देखें 6 साल तक वो चार्जशीट मेरे खिलाफ चली, 6 इंक्वायरी अफसर बनाया और अखबार में निकलवा दिया, साथ के साथ अखबार में निकलवा दिया कि मुझे चार्जशीट मिली है। कई अखबारों में ये सब केजरीवाल साहब ने किया, जो जेल से वीआईपी कल्चर हटाने आए थे।
मैं केजरीवाल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया जेल प्रशासन द्वारा। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हाँ कि लेकिन जेल प्रशासन सर जेल प्रशासन आता तो केजरीवाल के अंडर ही था ना। नहीं आता उसमें था, पर हमारे यहाँ कई डिसग्रंटेड एलिमेंट होते हैं जो अखबारों वगैरह में निकलवा लेते हैं। मतलब मैं इस बारे में ना कह नहीं सकता कि किसकी उसमें था, अखबारों में निकलवा दिया गया। तो उसमें मैं बहुत ही परेशान रहा अपना 6 साल तक। 6 साल के बाद इन्होंने वो चार्जशीट जो है वापस ले ली, मुझे उसमें एक्सोनरेट कर दी, क्योंकि उसमें कोई चीज थी नहीं, खाली मुझे परेशान करने के लिए कि मैं केजरीवाल साहब के पास क्यों गया कंप्लेंट लेके किसी डायरेक्टर जनरल की। तो इन्होंने मुझे परेशान किया, जो कि बहुत ही मतलब मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसे भी परेशान मैं हो सकता हूँ कभी परेशान, क्योंकि मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो मैं काफी देर तक विजिलेंस का इंचार्ज रहा था, मैंने कभी सोचे नहीं था कि किसी को ऐसे आप परेशान कर सकते हो, पर मैं परेशान हुआ। तो फिर उसके बाद आप 2022 में लगाएं, 2016 से 6 साल तक 2022 तक चलता रहा। 2022 में जाके सरकार ने केस में मुझे एक्सोनरेट कर दिया। और 6 साल की परेशानी मैंने खाली इसीलिए, जो मेरा सोचना है कि मैंने 6 साल की जो परेशानी सही, वो खाली इसलिए सही कि मैं केजरीवाल जी के पास गया, शिकायत लेके गया कि उसको इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई हैं। अगर मैं ना गया तो हाँ मुझे कोई ऐसा रीजन तो कोई समझ ही नहीं आता कि मुझे जो है चार्जशीट वगैरह मिलती। तो चार्जशीट मिली तो फिर 2022 में हुई। उसके बाद भी इंटरेस्ट इन्होंने मुझे जो पैसे मेरे ड्यूज वगैरह रोके हुए थे वो दे दिए। पर आप देखें कि मेरे को 6 साल पीछे बिल्कुल मैं इतना प्रेशर में आ गया था कि हमारे पास कोई मकान नहीं था रहने के लिए। क्योंकि जो पैसे मिलते हैं उससे से आप मकान वगैरह लेते हो फैमिली के लिए। बेटी की शादी करनी थी, बेटे को आगे सेट करना था, तो सब चीजें मेरी पीछे चली गई। 6 साल जो है उसमें आई वाज सफरिंग फ्रॉम एकदम एंजाइटी होगी मुझे। काफी देर तक मेरा डॉक्टर के साथ इलाज चलता रहा एंजाइटी का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। पर खैर सर सर ये बताइए कि जब आपने ये किताब लिखने का आपको ख्याल आया और इतनी सारी पोल पट्टियां आपने अपनी इस किताब में खोली, बहुत सारे मामले हैं जो लोगों को पता नहीं थे अब पता चले, तो ये किताब लिखते वक्त आपको ऐसा लगा कि ये मामला नहीं बताना चाहिए पब्लिक को, ये मामला बताना चाहिए? कोई किसी मामले के बारे में लिखने में आपको हिच थी, या आपको लग रहा था कि नहीं जो कुछ तिहाड़ जेल में होता है वो हूबहू लोगों को पता होना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी जेल में हो क्या रहा है? देखिए, मेरा किताब लिखने के पीछे 2-3 रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि उसमें मैंने प्रिजनर्स की साइकोलॉजी वगैरह के बारे में काफी लिखा है। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं इसके ऊपर। तो मुझे पता था कि मैं तो बड़ा लिबरल होता था, जब भी किसी की एप्लीकेशन आती थी कि जेल में विजिट करने, हम अलाउ कर देते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप बड़े लिबरल हो, कोई भी स्टूडेंट वगैरह आना चाहता है तो उसको जेल में आप विजिट करवाओ और उसको अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी जो है, जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको करने दो। तो अब मैं तो उसी की उस तय जो भी आता था उसको हम करते थे। पर जब मैं रिटायर हो रहा था तब मुझे ये इंक्लिंग थी कि ये वाली चीज मेरे तक तो चल गई, आगे शायद कोई भी ऑफिसर जो है इसको आगे चलाएगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि मैं किताब लिखूं, ताकि जो है लोगों को पता लगे प्रिजनर्स की साइकोलॉजी के बारे में। और मुझे ये था कि जेल के अंदर, क्योंकि ये क्लोज डोर इंस्टीट्यूट है, तो उनको लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से वर्क करती है। अभी तो आपकी किताब पर सीरीज का पहला सीजन ही आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका दूसरा सीजन भी जल्द आएगा और इस किताब में और भी जो बहुत सारे राज हैं वो हमको जानने को मिलेंगे। आपने समय निकाला, बड़े ही विस्तार से अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू अंजू, आपने बात की, थैंक यू।